प्रियम्बल है ना। अब इस प्रियम्बल में सबसे पहली बात इसको कहा गया कि ये संविधान की पूरी एक झलक है, संविधान की एक पूरी झलक है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते होंगे तो किताब का जो पहला पेज होता है उस पर उसकी पूरी भूमिका लिखी गई होती है कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो उसी प्रकार से संविधान का अगर पुस्तक आप पढ़ेंगे तो संविधान का जो पूरा झलक है, क्या क्या उसके अंदर लिखा गया है, उन सारी की सारी चीजों का आपका मेल कॉम्बिनेशन आपको इस पुस्तक में इस चीज में देखने को मिलेगा, इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, प्रस्तावना। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भारत की संविधान कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था है भारत के अंदर, केवल इसी प्रस्तावना को पढ़ करके। तभी तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। किसी ने आत्मा कहा तो किसी ने कुंजी कहा। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त कि भारतीय संविधान का आत्मा, आत्मा की मैं बात कर रहा हूं, तो आत्मा जो है यह उपाधि दी गई ठाकुरदास भार्गव द्वारा। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव द्वारा यह कथन दिया गया। कई बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया। अगला सवाल यह पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो ये आपका कहा गया जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। एक सवाल और पूछा जाता है कि राजनीतिक जन्म पत्रिका की कुंडली, राजनीतिक जन्म पत्रिका की कुंडली, यह किसका कथन है प्रस्तावना के संबंध में, तो यह राजनीतिक जन्म पत्रिका की कुंडली है प्रस्तावना, यह बोला गया के.एम. मुंशी के द्वारा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा यह बोला गया कि राजनीतिक जन्म पत्रिका की कुंडली है ये। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा, और ये कथन भी एग्जाम के अंदर आपके बहुत ज्यादा बार पूछे गए। अब सबसे पहले प्रस्तावना का विचार, दो चीजें आती है कि प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। एक चीज तो प्रस्तावना का विचार कहां से है और एक चीज भाषा कहां से है, और एक चीज आता है सवाल के अंदर कि पूरी की पूरी प्रस्तावना कहां से ली गई है। तो अगर आपसे केवल पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर यह पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। अगर यह पूछा जाए कि भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई है तो आपका आंसर होगा अमेरिका। दो चीजों में आपका आंसर अमेरिका होगा। कब, अगर भाषा को छोड़ दिया जाए, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई है, तो भाषा आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो प्रस्तावना की अगर भाषा देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन अगर देखेंगे विचार, अगर प्रस्तावना का विचार अगर देखेंगे तो आपका अमेरिका से है, अमेरिका से। फिर अगर ये पूछ दिया जाए कि पूरी की पूरी प्रस्तावना कहां से ली गई है, पूरी प्रस्तावना की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पूरी की पूरी प्रस्तावना कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। पूरी की पूरी प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। तो ये छोटे मोटे सवाल भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। अगर किसी से कह दिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है तो मानते ही नहीं है लोग, कहते हैं विचार, विचार का मतलब तो लैंग्वेज हुआ और लैंग्वेज का मतलब, इसका मतलब ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत। तो पता चल गया आपको कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है यह किस देश से लिया गया है। प्रश्न अब यह भी उठता है कि जो प्रस्तावना है और ये प्रस्तावना आ कहां से गया। तो मैंने कुछ दिन पहले, हमको लग रहा है कि पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 22 जनवरी 1947 को जो उद्देशिका प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव एक्सेप्ट किया जाता है, वही आगे चल करके प्रस्तावना का रूप लेती है। तो अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार उद्देशिका है। क्लियर। तो ये सारी की सारी ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको पता समझ में आ गया कि प्रस्तावना के बारे में। अब आगे अगर ये पूछा जाए प्रस्तावना के बारे में कि हमारी प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना के अंदर क्या क्या लिखा गया है, तो आइए उस हर एक शब्द को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और इस हद तक समझेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा संविधान का जो एक झलक है वो आज ही समझ में आ जाए कि संविधान है क्या। जैसे कि आपका शुरू होता है स्टेटमेंट, अगर देखेंगे प्रस्तावना के अंदर हर एक किताब के अंदर मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है। तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। बड़ा महत्वकारी शब्द है ये, हम भारत के लोग, बहुत बड़ा महत्व है। इसी शब्द का लोग अगर नहीं समझते हैं कि हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब कि भारत के अंदर जो भी सत्ता है, भारत के अंदर जो मेन वास्तविक शक्ति है वो किसके अंदर है, तो भारत के लोगों के अंदर है, ना कि किसी सरकार के अंदर, ना कि किसी प्रधानमंत्री के अंदर, ना कि किसी मुख्यमंत्री के अंदर, ना किसी राज्यपाल के अंदर। शक्ति किसके अंदर दी गई, तो भारत के लोगों के अंदर दी गई।
हम भारत के लोग भारत को, आगे कहता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? तो संप्रभु देश बनाना चाहते हैं। कैसा देश बनाना चाहते हैं? तो समाजवादी देश बनाना चाहते हैं। समाजवादी। कैसा देश बनाना चाहते हैं? तो पंथ निरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष। और कैसा देश बनाना चाहते हैं? तो लोकतांत्रिक। और कैसा बनाना चाहते हैं? तो गणतंत्र। ये 5 प्रकार की चीजें हैं। भारतीय लोगों का ये सपना है और भारतीय लोगों का ये कथन एक तरीके से पूरे के अंदर प्रस्तावना के अंदर दिया गया। जो संविधान के अंदर जितने भी नेतागण लिख रहे थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत के लोगों को क्या क्या दिया जाएगा भाई, क्या क्या संविधान के अंदर दिया गया? तो संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र तथा लोगों के अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के लिए, आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना के अंदर, तो 26 नवंबर 2019 को अंगीकृत आत्मसमर्पित करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 5 शब्दों का उल्लेख आया संविधान के अंदर, तो बहस छिड़ी। आम जनता ने प्रश्न किया कि साहब इस 5 चीजों से हमको क्या फायदा होगा? जो आप ये कह रहे हैं कि हम भारतीय नागरिकों को संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये सारी की सारी चीजें भारतीय लोगों के ऊपर लागू होगी, भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड की जाएगी, तो इससे फायदा भारतीय नागरिकों को क्या होगा? प्रश्न ये उठ गया। तो प्रश्न ये उठा, तो आइए समझते हैं कि ये 5 चीजें आपको क्या देती हैं, एक भारतीय नागरिक को क्या देती हैं, एक भारत का सुदृढ़ ढांचा कैसे तैयार करती हैं। आइए समझते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले आपको हम समझाएंगे संप्रभु के बारे में, क्योंकि संप्रभुता शब्द जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। राज्य का जब आपका तत्व पढ़ा रहे थे तो चौथा तत्व था संप्रभुता, लेकिन आज संप्रभुता के बारे में कुछ और जानकारी आपको हम देंगे। संप्रभु, अगर देखेंगे संप्रभु का, अगर संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी पढ़े होंगे तो स्वधन प्रभु, स्वधन प्रभु। अगर कुछ गलती हो रही होगी तो देखिए, हिंदी टीचर नहीं है, हम संविधान के टीचर हैं तो मेंटेन करेंगे। स्वधन प्रभु, स्व का मतलब होता है अपना, जो अपना प्रभु हो, अपना प्रभु। अपना प्रभु का मतलब अपना खुद का मालिक हो, उसी को बोला जाता है संप्रभु। अब ये बताइए, अगर आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, तो ये बताइए आप अपने घर के मालिक हैं तो अपने घर के निर्णयों को लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि नहीं है? आप अपने घर के हर एक चीज को लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई भी काम होगा तो सारे का सारा निर्णय हमारे द्वारा लिया जाएगा। अभी नहीं कहेंगे फलनवा लेगा ढकनवा लेगा, फलनवा ढकनवा के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, आप खुद लेंगे। लेकिन अगर यही चीज संप्रभु ना होकर के अगर गुलाम शब्द का प्रयोग किया जाए, इसका मतलब आपको ऑर्डर को ही और देगा। लेकिन संप्रभुता में आपको ही अपना खुद का ऑर्डर लेना है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब संप्रभुता को अच्छे तरीके से और समझते हैं। जैसा कि हमने क्लास का है, हमको लग रहा है कि जब राज्य बता रहे थे राज्य के बारे में, तो उसमें हमने बताया था कि संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। एक संप्रभुता आती है आंतरिक संप्रभुता, एक संप्रभुता आती है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक और बाह्य संप्रभुता, हमने ये बताया था कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अगर अपने अंदर के निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है तो आंतरिक संप्रभु है, अगर वो बाह्य निर्णयों लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है तो वो बाह्य रूप से संप्रभु है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हमने बताई थी। कुछ और प्रकार की संप्रभुता होती है, जैसे नाममात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता। नाममात्र की संप्रभुता किसके अंदर है? तो राष्ट्रपति के अंदर है। वास्तविक संप्रभु इंडिया के अंदर कौन है? तो प्रधानमंत्री है, सेंट्रल लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। राज्य के अंदर अगर देखेंगे तो वास्तविक संप्रभु आपका मुख्यमंत्री है, नाममात्र का संप्रभु राज्यपाल है। तो वास्तविक संप्रभु, नाममात्र का संप्रभु, कानूनी संप्रभुता। पूछ दिया जाए कि कानूनी संप्रभुता किसके अंदर है, तो कानून से संबंधित जितने भी प्रकार की संप्रभुता आती है वो केवल और केवल आपके संविधान के अंदर आती है। तो कानूनी संप्रभुता संविधान के अंदर है। तो इस प्रकार की बहुत प्रकार की संप्रभुताएं हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार से अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। लेकिन यहां पे जो मेन टारगेट है आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक शब्द को समझाना। ऐसा नहीं कि इसे सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं है ना कि ये पूछा गया कि भारत का वास्तविक संप्रभु कौन है, भारत का नाममात्र का संप्रभु कौन है, आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, बाह्य संप्रभुता क्या, ये सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन जानना जरूरी है। तो संप्रभुता के बारे में आपको जानकारी हमको लग रहा है, आशा करते हैं पता चल गई होगी, क्योंकि क्लास के पहले दिन जब राज्य को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें डिटेल से मैंने बताया था कि आंतरिक संप्रभु, वास्तविक संप्रभु, ये सारी की सारी चीजें क्या है।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला आ जाता है वो आ जाता है समाजवाद। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है दोस्त। समाजवाद को जब आप समझेंगे इंडिया के अंदर कि किस प्रकार से कितना हद तक हमारा समाजवाद इंडिया के अंदर लागू है। समाजवाद उसका इंग्लिश अगर बात करेंगे, देखिए अगर इंग्लिश में स्टूडेंट है अगर आप हैं तो सोवरीन होता है संप्रभुता का, ये सोशलिस्ट हो गया समाजवाद। अब समाजवाद शब्द क्या है और इसका हमको कितना महत्व है हमारे एग्जाम, हमारे देश के अंदर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये समाजवाद, और कितना % इसका पार्ट जो है अभी इंडिया के अंदर लागू है। समाजवाद की देखिए अगर परिकल्पना की बात करेंगे तो समाजवाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य और उसी के क्षमता अनुसार वेतन दिया जाए। दो शब्द है, क्षमता अनुसार उसका कार्य हो और कार्य के अनुसार उसका वेतन हो। ये दो चीजें कहता है समाजवाद। अगर वाकई में ये चीजें इंडिया के अंदर लागू हो जाए, कोई भी कंट्री अगर लागू कर देना, तो मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि असमानता वहां खत्म हो जाएगी। जो गरीबी अमीरी का इतना बड़ा डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरी इंडिया की 1% जो जनसंख्या है उसके पास पूरे भारत का 73% संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं आय की बहुत ज्यादा असमानता आपको देखने को नजर आ रही है। और समाजवाद अगर वाकई में ये चीज लागू हो जाए प्रैक्टिकल रूप से, तो ये जो आय की असमानता है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आय की असमानता को कम करने पर ही ये बल देता है समाजवाद। समाजवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार आपको उसका कार्य मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं एक IIT इंजीनियर की, चाहे एक बीटेक किया हुआ स्टूडेंट, उसकी क्षमता बहुत कुछ है, उसकी क्षमता बहुत कुछ है। एक PhD किया हुआ स्टूडेंट, क्षमता उसकी बहुत है, लेकिन उसके कार्य के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। और जब उसके कार्य के अनुसार भाई उतना डिग्री करके उतना मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचा है और उस बीटेक के स्टूडेंट को आज सैलरी कितनी मिलती है, तो 10,000, 15,000, 20,000। तो जो क्षमता है उस हिसाब से उसका वेतन नहीं है। जबकि समाजवाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि क्षमता के अनुसार सबसे पहले कार्य दीजिए और कार्य के अनुसार उसका वेतन भी होना चाहिए। अभी ये देखिए विदेशों के अंदर अगर एक ट्रक ड्राइवर चालक की बात करेंगे तो उसकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए है। अपने इंडिया के अंदर कितना है? तो कहीं ना कहीं कार्य के अनुसार जो अपना असमानता है ये बहुत ज्यादा है, और इसी कारण समाजवाद पूर्ण रूप से भारत के अंदर लागू नहीं है। दूसरी चीज ये कहता है, समाजवाद का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में अगर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, अब पहले मोटा मोटा समझ लीजिए कि समाजवाद कहता क्या है। समाजवाद ये कहता है कि जो पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था होगी, चाहे वो किसी भी देश के हो अंदर हो, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे किसी और देश के अंदर हो, जहां भी समाजवाद लागू होगा, वैसे अमेरिका के अंदर समाजवाद नहीं है, जहां भी समाजवाद लागू होगा ये कहता है कि वहां की पूरी अर्थव्यवस्था समाज द्वारा चलेगी। ठीक है ना? समाज पूरा का पूरा वहां की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करेगा। जो भी सरकारें काम करेंगी वो समाज के लिए काम करेंगी। तभी तो भारत के अंदर सरकारी स्कूल हुए, सरकारी कॉलेज हुए, सरकारी बस हुई, सरकारी हॉस्पिटल हुए। ये सारी की सारी किसकी देन है? इसी समाजवाद की देन है। क्योंकि पूरी की पूरी उस देश की अर्थव्यवस्था ही केवल और केवल किसके लिए डिपेंड है, किसके लिए काम करेगी? तो केवल और केवल समाज के लिए काम करेगी। और यहीं से निकल के आ जाता है वेलफेयर कॉन्सेप्ट, लोक कल्याण वाला। केवल लोक कल्याण के लिए काम किया जाएगा। थोड़ा और डीप में आपको समझाते हैं समाजवाद है क्या। दोस्तों समझना बहुत जरूरी है आपको। जैसे मान के चलिए किसी कंपनी के अंदर 10,000 रुपए का इनकम है, टोटल 10,000 रुपए का प्रोडक्शन होता है कि 10,000 रुपए, इसे मान के चलिए 100 ट्यूब बनाए गए, 100 ट्यूब बनाए गए और एक ट्यूब की कीमत 100 रुपया थी और एक ट्यूब की कीमत 100 रुपया थी। अगर टोटल देखेंगे तो टोटल उसका 10,000 रुपए का इनकम हुआ। 10,000 रुपए का सामान बन के तैयार है, 10,000 रुपए का सामान बन के तैयार है। तो समाजवाद क्या कहता है कि अगर मान के चलिए एक ही तरीके के लोग हैं, मान के चलिए लोगों की संख्या 100 है, लोगों की संख्या कितनी है? 100 है। तो इस 10,000 रुपए को 100 लोगों में बराबर बांट दीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल जाएगा? 100 रुपए मिल जाएगा। समाजवाद हमेशा इक्विलिटी पे बात करता है कि अगर क्षमता समान है ना व्यक्ति की, तो वेतन भी समान होना चाहिए उसके कार्य के अनुसार। तो इसलिए यहां पे पैसा समान मिला। तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमको लग रहा है कि अगर किसी भी देश के अंदर लागू हो जाए, अगर आप देखेंगे इसी का देन है, समाजवाद का ही देन है कि नॉर्वे हो गया, आप देखेंगे आयरलैंड हो गया, इन सारे देशों के अंदर स्विट्जरलैंड हो गया, इन सारे देशों के अंदर क्या है? एजुकेशन फ्री है।
नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड के अंदर एजुकेशन फ्री है। अभी देखेंगे और अमेरिका की बात करेंगे तो अगर आपको मेडिकल की डिग्री लेनी है तो 1.5 करोड़ रुपया लगेगा, जबकि अगर नॉर्वे, स्वीडन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 रुपया है, निःशुल्क शिक्षा है कॉलेजों के अंदर। अभी आप इंडिया की देख लें, अगर आपको MBBS करना है तो 20 से 25 लाख रुपया लग जाएगा। तो इसी व्यवस्था के कारण है, इसी समाजवाद के कारण है कि नॉर्वे में शिक्षा फ्री है, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लागू है, सबको समान अवसर दिया जा रहा है। और इसी कारण आप देखेंगे भ्रष्टाचार के इंडेक्स में तो सबसे कम भ्रष्टाचार इन देशों के अंदर है, डेनमार्क के अंदर, नॉर्वे के अंदर। हमको लग रहा है फर्स्ट रैंक पर लगातार कायम है डेनमार्क। भ्रष्टाचार एकदम 0 है, क्योंकि उसके यहाँ ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से लागू हैं, जबकि अपने यहाँ इंडिया के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। तो समाजवाद कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और कोई भी देश फॉलो करता है इसको तो निश्चित रूप से वहाँ की कंट्री बहुत आगे तक जा सकती है, विकास कर सकती है। इसका एक दूसरा पहलू है जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है, पूंजीवाद। पूंजीवाद, तो पूंजीवाद के बारे में हम पढ़ाएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब। अभी आप समाजवाद समझ गए, ठीक है। और पूंजीवाद का ही देन है प्राइवेटाइजेशन, और समाजवाद का देन है आप देखते हैं जो भी सरकारी चीजें हैं, सरकारी चीजों के लिए समाजवाद है और प्राइवेटाइजेशन के लिए पूंजीवाद है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो समाजवाद के बाद से एक शब्द आ जाता है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इन दोनों को लेकर भी बहुत ज्यादा बहस हुई। पंथ निरपेक्ष को लेकर बहस हुई कि भाई इंडिया को कैसा देश बनाया जाए, धर्म निरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष। लेकिन आप जानते हैं कि महात्मा गांधी धर्म के पुजारी थे, तो महात्मा गांधी से पूछा गया कि देश कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्ष तो कतई बर्दाश्त नहीं है, धर्म निरपेक्ष तो कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि धर्म के बिना हमको नहीं लगता है इस धरती पर रहने वाला कोई भी मानव जीवित रह सकता है। हर एक मानव के अंदर वो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, क्योंकि वास्तविक धर्म की परिभाषा लोग जानते ही नहीं है। आप ये जो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, ये एक तरीके का पंथ है। धर्म का तो सनातन धर्म के अंदर 10 लक्षण बताए गए, 10 लक्षण बताए गए। पहला लक्षण बताया गया कि धैर्य, धर्म के 10 लक्षणों में एक आता है धैर्य। ये बताइए अगर वो कोई व्यक्ति इंसान होगा तो हर एक इंसान के अंदर धैर्य तो निश्चित रूप से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा हो गया क्षमा। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि 100 में 100% लोग इस सारी चीजों को नहीं फॉलो कर पाते हैं। धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, चोरी ना करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो ये लगभग आप देखेंगे संस्कृत के हिसाब से तो 10 हमारे सनातन धर्म के अंदर धर्म के लक्षण बताए गए हैं। और एक ये हमको लग रहा है कि 100% लोगों के अंदर तो नहीं, लेकिन कुछ 1% जरूर लोग हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। वो चाहे किसी भी पंथ से बिलोंग करते हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप किसी भी पंथ के अंदर इस 10 चीजों का जो विश्लेषण लक्षण है वो अंदर व्यक्तियों के अंदर देख सकते हैं। तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है ये सारी चीजों का। तो धर्म एक चीज अलग हो गई, पंथ एक चीज अलग हो गई। हमारा जो देश है, गांधी जी ने कहा कि धर्म निरपेक्ष कतई नहीं हो सकता है। निरपेक्षता का मतलब होता है उससे अलग। तो धर्म से तो कोई व्यक्ति अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 10 लक्षण किसी भी धर्म के व्यक्तियों के अंदर पाए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान है तो उसके अंदर धैर्य नहीं होगा, हिंदू है तो उसके अंदर धैर्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए गांधी जी द्वारा परिभाषा दी गई कि पंथ धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। क्योंकि पंथ निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट कहता है, आप जो कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये पंथ निरपेक्षता के कारण कहते हैं। पंथ निरपेक्षता ही बात करता है आपके पूजा की पद्धति की, और पूजा की पद्धति के अलग होने के कारण ही ये धर्म अलग अलग हो गए। पूजा की पद्धतियां अलग है, इस वजह से हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। हिंदू मंदिर में जाएगा तो मुस्लिम मस्जिद में जाएगा, सिख गुरुद्वारे में जाएगा तो ईसाई चर्च में जाएगा। केवल पूजा की पद्धति अलग है, और ये जो पूजा की पद्धति अलग है इसी को पंथ कहते हैं। तो यही कहा गया कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष हो सकता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सर्व धर्म समभाव वाला वो रहेगा, भाव रहेगा, सभी धर्म को बराबर दिया जाएगा, लेकिन धर्म निरपेक्ष हो जाए ये कतई नहीं। तो गांधी जी ने इस चीज का समर्थन किया था, इसीलिए आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। अब एग्जाम के अंदर ये सवाल भी आया कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 2 शब्दों को जोड़ा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो है पंथ निरपेक्ष और एक है समाजवाद। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं और एग्जाम के अंदर कतई कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे, आपको पता चल गया पंथ निरपेक्ष क्या है। उसके बाद से आ जाता है लोकतंत्र और गणतंत्र।
तो लोकतंत्र आप समझते हैं, अब्राहम लिंकन का कथन है कि जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र का परिभाषा देते हैं। जनता की सरकार होगी और जनता के लिए चुनी गई होगी, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। तो जहां पे जनता का चुनाव, जनता द्वारा शासन का चुनाव हो, सरकार का चुनाव हो, वहां लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र भी कई प्रकार का है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे अपने यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो आयरलैंड के अंदर है, आयरलैंड के अंदर है ना। तो इन सारे देशों के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब यह है कि जहां पे जनता सीधा कानून बनाने की क्षमता रखती हो अपने पास, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह कहेगा कि जनता किसी सरकार को चुनेगी और सरकार अगर उस कानून को बनाए तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब जनता जहां पे डायरेक्ट कानून न बनाए वहां पे अप्रत्यक्ष है, और जहां पे जनता डायरेक्ट कानून बना दे उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इंग्लिश में बोला जाता है डेमोक्रेसी, 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 है ना। इसका अगर हिंदी संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्दों का मेल है, डेमोस प्लस कार्टिया, डेमोस प्लस कार्टिया। और यही शब्द कहता है कि जनता का शासन। डेमोस का मतलब जनता, कार्टिया का मतलब शासन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला आ जाता है सवाल गणतंत्र, क्योंकि इसमें गणतंत्र की भी बात की गई। गणतंत्र किसको कहते हैं? तो जहां पे राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्र के अध्यक्ष का जहां पे भी चुनाव होगा उसको बोलेंगे कि वो देश गणतांत्रिक है। और जहां पे राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा वहां पे बोलेंगे कि वो देश गणतांत्रिक नहीं है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? अगर पूछ दिया जाए इंडिया के, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति है। राज्य में अगर देखेंगे, राज्य का जो अध्यक्ष होता है, मेन होता है, वो राज्यपाल होता है। उसी तरीके से देश के अंदर राष्ट्र का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्र के अध्यक्ष का जहां चुनाव हो, जैसे अपने इंडिया के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया है, वंशानुगत नहीं है। अगर वंशानुगत होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और उनके ही वंश वाले भारत के अंदर राष्ट्रपति लगातार बनते गए होते। तो हमारे यहाँ राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, वंशानुगत नहीं है, चुनाव होता है। तो जहां पे राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव हो उसको गणतंत्र बोलेंगे, और जहां पे राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो उसको गणतंत्र नहीं कहेंगे। जैसे ब्रिटेन के अंदर देख लीजिए, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है जबकि गणतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, हेड ऑफ द नेशन है, वो चुना नहीं गया है, वो वंशानुगत है, रानी का शासन लगातार चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया ये 5 चीजों जिसके बारे में मैंने बताया आपको। पहला चीज कि आपका समाजवाद क्या है, आपने जाना संप्रभुता क्या है, आपने जाना पंथ निरपेक्ष क्या है, आपने जाना लोकतंत्र क्या है, आपने जाना गणतंत्र क्या है। ओके, आज तक आप गणतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते ही आए होंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि गणतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, आशा करते हैं सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आई है, क्लास का अगर आपने भरपूर आनंद लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है। बाकी इस वीडियो को आगे की तरफ फैलाते रहिए ताकि चैनल का मिशन आगे तक जाता रहे, और इसी तरह की वीडियो मैं लगातार आप लोगों के साथ लेकर आता रहूं। कोई गलती अगर हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको आगे सुधार लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।